दोस्तों नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटी मॉक टेस्ट 8 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ऑप्शन सी, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी, वो अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति और राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाइयों से उन्मुक्ति है। ऑप्शन सी, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। या ऑप्शन डी, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। बताइएगा। कौन सा इसमें सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार का। ऑप्शन बी, राज्य सरकार का। ऑप्शन सी, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? ऑप्शन ए, राज्यपाल राज्यसभा के सभापति के। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष के। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के। या ऑप्शन डी, महान न्यायवादी के। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्व का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। नंबर 2, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और नंबर 3, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 78। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74(1). ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, नौकरशाही। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती?
तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। नंबर 2, भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा कथन सही होगा। तो राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। ये गलत है, ये राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी तथा अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शन ए वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऑप्शन बी वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। ऑप्शन सी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन डी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वो वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ऑप्शन सी जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से
एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को ऑप्शन ए संसद के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ऑप्शन बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, ऑप्शन डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत का प्रधानमंत्री, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदस्यों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, ऑप्शन ए 1 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 6 माह बाद या ऑप्शन डी 2 वर्ष बाद। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदस्यों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ऑप्शन सी, सदन का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ऑप्शन डी, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आप नंबर 1 लोकसभा के प्रति, नंबर 2 एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, नंबर 3 अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, नंबर 4 अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 केवल, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 केवल, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 केवल, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत।
अनुच्छेद 74(3) नहीं होता है संविधान में, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए संसद के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। लेकिन अगर ऑप्शन में लोकसभा दिया होगा तो लोकसभा ही सही होगा। लोकसभा यहाँ पे नहीं दिए होने के कारण अभिष्ट उत्तर संसद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऑप्शन सी वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं, ऑप्शन डी अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नंबर 2, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, बी 1 और 2 दोनों सही है, सी केवल 2 सही है, या डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन निम्न कौन सा सही है? तो संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह सही है। और संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यह गलत होगा, क्योंकि संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नंबर 2, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। नंबर 3, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है कौन सा आंसर सही है। तो नंबर 1 कहता है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती, ये गलत होगा। ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यह सही होगा। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यह भी सही होगा। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ऑप्शन ए, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। नंबर सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। या नंबर डी, अपनी पद अवधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति कार्यवहन करेगा। बताइएगा। किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, यानी निम्न सदन यहाँ तात्पर्य लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो देता है तो वो त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था 75(3) के कारण यह परंपरा है कि वो बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। बहुमत खोते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन ए, विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन बी, अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। कौन सा एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वास प्रस्ताव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद यानी लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की। ऑप्शन सी, स्पीकर की। या ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय की। बताइएगा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 70 या ऑप्शन डी 60। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्यों की संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कथनों में से विचार करना है। तो नंबर 1 है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं, ये सही है।
और नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया। इस अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। दोस्तों, ये रहा आज का मॉक टेस्ट और ये इसकी आंसर की आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।